वी ऑलरेडी हैव वन लेक्चर ऑन AVL ट्री, जिसके अंदर हमने एक्चुअली AVL ट्री की प्रॉपर्टीज़ या इन्वेरिएंट्स को भी डिस्कस किया था, और हमने चारों डिफरेंट टाइप्स की जो रोटेशंस हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दोज प्रॉपर्टीज़ उनको भी डिस्कस किया था। तो मैं पहले थोड़ा सा उसको रिकैप कर दूं, देन वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जांपल AVL ट्री की। वो चारों रोटेशंस हम उस पर अप्लाई करेंगे, एंड देन वी आल्सो डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन के इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं AVL ट्री को आज के लेक्चर के अंदर। So problem BST के अंदर क्या थी कि depending on the order in which data is coming, you might have different types of structures BST के binary search trees के। degenerated trees बन सकते थे, like ये वाला जो tree है, ये वाला जो tree है, जिसके अंदर ये है कि ascending order में सारी values आई हैं, जिसकी वजह से tree is actually nothing but kind of a linked list के सिर्फ और सिर्फ उसकी right most branch है, rest of the branches are not there, and this is another structure of a binary search tree on the same data but order different में आया है। तो इसमें देखें कि complete binary tree बन रहा है, और complete binary tree का फायदा क्या है कि अब अगर हमने किसी भी वैल्यू को सर्च करनी होगी तो मैक्सिमम हमारे लॉगरिथमिक कंपैरिजंस होंगे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 3 कंपैरिजंस होंगे अगर हमने किसी भी वैल्यू को सर्च करना है, whereas इस केस के अंदर मैक्सिमम 7 कंपैरिजंस हो रहे हैं। So this was the problem with binary search tree के बैलेंस नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, जिस भी ऑर्डर में डेटा आ रहा है उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, डीजेनरेटेड किस्म का स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम AVL ट्री का कॉन्सेप्ट है। AVL ट्री इज नथिंग बट अ बाइनरी सर्च ट्री विच इज ऑल्सो हाइट बैलेंस्ड, ठीक है। और जब हम हाइट बैलेंस की बात करते हैं तो, और AVL ट्री का नाम 3 साइंटिस्ट के नाम्स के जो हैं फर्स्ट लेटर्स पर बेस करते हैं, इसलिए उसको AVL ट्रीज कहते हैं। इट्स एसेंशियली अ बाइनरी सर्च ट्री बट विच इज ऑल्सो हाइट बैलेंस। और हाइट बैलेंस का मतलब ये है कि किसी भी दो सब ट्रीज, किसी भी नोड के ऊपर जो दो सब ट्रीज बन रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 5 के ऊपर जो इसका लेफ्ट सब ट्री है इसकी हाइट इज 1 और राइट सब ट्री की हाइट इज 0, तो इनका हाइट डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हाइट डिफरेंस इज नॉट मोर देन 1, सो इट इज एन AVL ट्री, ठीक है। सो AVL ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि smaller values are on the left and larger values are on the right, plus it is height balance, which means the height difference between any two subtrees is 1 maximum, ठीक है। हाइट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म कॉइन की थी या डिफाइन की थी जिसको हम बैलेंस फैक्टर कहते हैं। बैलेंस फैक्टर इज नथिंग बट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सो अगर हमने 6 का बैलेंस फैक्टर फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट 1 है। सो 1 माइनस राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 0 है, -0, तो इसकी वैल्यू 1 आई। कौन कौन सी वैल्यूज हैं बैलेंस फैक्टर की जो वैलिड वैल्यूज हैं, दे आर -1, 0 एंड 1। वाई दीज 3 वैल्यूज? उसकी रीजन ये है कि अगर लेफ्ट साइड बढ़ी है सो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि बैलेंस ट्री कब होता है, जब उसका हाइट डिफरेंस इज नॉट मोर देन 1, तो 1 इज अ वैलिड वैल्यू। दोनों ट्रीज की हाइट सेम है तो 0 आ जाएगी। अगर राइट ट्री की हाइट ज्यादा है सो ऑफ कोर्स माइनस साइड हैवी, राइट ट्री हैवी है तो माइनस आएगा तो -1। सो दीज आर द अलाउड वैल्यूज। अगर वैल्यू 2 हो जाती है या वैल्यू -2 हो जाती है तो दिस इज नॉट अलाउड। उसकी रीजन क्या है कि वैल्यू 2 कब होगी, जब लेफ्ट साइड की हाइट 2 से ज्यादा है राइट साइड की हाइट से, सो दिस इज नॉट अलाउड। -2 कब होगी, जब राइट साइड की हाइट ज्यादा है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो बैलेंस फैक्टर ये बताते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी नोड, और हमें उसके बाद पता चलता है कि अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर वायलेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इट्स एन AVL ट्री, ठीक है। और वी हैव डन। यस सर। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कोई नई नोड इंसर्ट करते हैं 42 इंसर्ट की, तो वो कौन सी नोड्स हैं जिनका बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है। सो वो सारी वो नोड्स होंगी जो रूट से लेकर उस नोड से इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान आती हैं। फॉर एग्जांपल 36 का बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है, 44 का हो सकता है, एंड 38 का हो सकता है। इस साइड पर जितनी भी नोड्स हैं 12 जो सब जिसकी रूट है, इनका बैलेंस फैक्टर नहीं वायलेट हो सकता, क्योंकि 42 की एडिशन से उन 12 हाइट बढ़ी है ना उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट बढ़ी है, तो 12 का बैलेंस फैक्टर नहीं चेंज हो सकता। सिमिलरली 45 का बैलेंस फैक्टर नहीं चेंज हो सकता। बैलेंस फैक्टर सिर्फ उन नोड्स का चेंज हो सकता है जिनके किसी सब ट्री की हाइट बढ़ी है। 38 ऑफ कोर्स
इसकी राइट सब ट्री की हाइट बढ़ी है। 44 ऑफ कोर्स इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट बढ़ी है। 36 ऑफ कोर्स इसके राइट सब ट्री की हाइट बढ़ी है या बढ़ सकती है। ठीक है, सो टिपिकली हम करते क्या है कि जब भी कोई नई नोड हम इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद हम करते ये हैं कि जितनी भी नोड्स हैं फ्रॉम दिस नोड टुवर्ड्स द रूट, उन सब का बैलेंस फैक्टर रिकैलकुलेट करते हैं कि वायलेशन तो नहीं हुई। 27 का कैलकुलेट करेंगे, 17 का, 12 का, 36 का, और ये चेक करेंगे कि वायलेशन तो नहीं हुई है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 17 एंड 36 की वायलेशन हो रही थी। क्यों? क्योंकि 17 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज -1 एंड राइट सब ट्री की हाइट इज 1, सो -1 माइनस -1 इज -2, सो वायलेशन हो रही है। सिमिलरली 36 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 0 1 2 3 3 एंड राइट सब ट्री की हाइट इज 1, सो इट्स 2, सो यहाँ पर भी वायलेशन हो रही है। इसके अलावा 12 पे वायलेशन नहीं हो रही एंड 27 पे वायलेशन नहीं हो रही है। अच्छा, हमें वायलेशन भी पता चल गई। किस नोड की वायलेशन को हमें फिक्स करें तो ऑटोमेटिकली सारी वायलेशंस फिक्स हो जाएंगी? मुझे बताएंगे फरजाद। हाँ सर, अगर हम 17 को करेंगे तो। अगर 17 को करेंगे, उसकी रीजन ये है कि उस नोड की हम वायलेशन को फिक्स करते हैं विच इज नियरेस्ट टू द इंसर्शन पॉइंट। सो जब 17 की वायलेशन फिक्स होगी, 17 के परस्पेक्टिव से दोनों ट्रीज की जो हाइट है उनका डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली 36 पर भी वो चीज फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जब वायलेशन हमें तो 17 पे हमें फिक्स करनी है वायलेशन को। अब हमें ये भी पता चल गया किस नोड पर वायलेशन हुई, हमें ये भी पता चल गया कि किस नोड उस नोड पर फिक्स करना है। फिक्स कैसे होती है? वी हैव 4 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें 2 सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एंड 2 डबल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या रोटेशंस हैं। इनमें से कोई डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन बन रही है हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो बैलेंस फैक्टर वायलेशन है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, सो आई विल गिव यू आइडिया कि किस जगह पर राइट ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन लगती हैं। उसके हमने केसेस लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। सो सिंगल रोटेशन जो होती है, जो आउटसाइड केसेस हैं, वो कब लगती हैं कि अगर जिस नोड पर वायलेशन हो उसके लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हो रही होगी, तो हम कौन सी रोटेशन लगाएंगे? राइट रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, अगर जिस नोड पर वायलेशन हो रही है उसके राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है, तो हम कौन सी रोटेशन लगाएंगे? लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, ये तो सिंगल रोटेशन का केस हुआ। और ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। जैसे हम इस केस में राइट रोटेशन को एक दफा लगाकर दे देखते हैं कि 36 पर वायलेशन हो रही है क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन की वजह से हो रही है, तो हम राइट रोटेशन लगाएंगे। राइट रोटेशन किसके अराउंड लगेगी? 12 के अराउंड। तो क्या होगा कि 12 जो है वो रूट बन जाएगी। 12 का राइट चाइल्ड कौन सा बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 36 के जो सब ट्री है उसमें सारी नोट्स एज इट इज आ जाएंगी। 12 का लेफ्ट चाइल्ड भी कोई चेंज नहीं होगा, वही उसी तरह 7 और हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि 12 का एक राइट चाइल्ड भी है। अब ये 23 वाला इसकी जगह 36 ने ले लिया, तो ये राइट चाइल्ड 36 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। सो ये आपकी राइट रोटेशन होगी। ठीक है, इसी तरह जो आपकी लेफ्ट रोटेशन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि उसमें 57 रूट बन जाएगा। 57 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 36 बन जाएगा, और जो उसका एक्चुअल लेफ्ट चाइल्ड है वो 36 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। डबल रोटेशंस कब होती हैं? डबल रोटेशंस तब होती हैं कि अगर जिस नोड पर वायलेशन हो रही है उसके लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो। तो आप पहले लेफ्ट रोटेशन करते हैं, और वो किस पर होगी? वो 18 के परस्पेक्टिव से होगी लेफ्ट रोटेशन, ताकि ये वाला लेफ्ट ट्री, और उसके बाद आप राइट रोटेशन करते हैं। सो आपको 2 रोटेशन चाहिए होती हैं इसके अंदर। RL का मतलब है पहले लेफ्ट रोटेशन फिर राइट रोटेशन। सिमिलरली दूसरा इनसाइड केस क्या है कि अगर राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन होगी, तो पहले आप राइट रोटेशन करेंगे, उसके बाद आप लेफ्ट रोटेशन करेंगे। ठीक है, सो ये 4 रोटेशंस हैं जो कि बेसिकली यूज होती हैं, जिससे आपके सारे केसेस भी कवर हो जाते हैं। और जिस भी नोट पे वायलेशन हुई है, इन चारों में से जो भी रोटेशन बनती है आप वो अप्लाई करेंगे तो आपकी वायलेशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। फ्रॉम द एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं कि इफ यू हैव अ ट्री जिसकी राइट साइड ये वाली साइड हैवी है,
फ्रॉम दिस नोड, ये वो नोड है जिस पर वॉलेशन हो रही है, सो इसकी राइट साइड इज हैवी। अब आप पहली इफ सक्सेसफुल होगी, अब दूसरी इफ में आए। राइट साइड के अगर तो लेफ्ट, राइट सब ट्री की लेफ्ट साइड हैवी है, यानी कि ये वाली साइड हैवी है, सो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट राइट रोटेशन लगाएंगे, यानी कि पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन। क्यों? राइट रोटेशन इसके लिए और फिर लेफ्ट रोटेशन इसके लिए। तो ये वाली, हाँ, अगर ये वाली साइड हैवी नहीं है, राइट साइड हैवी है और उसके आगे भी राइट साइड ही हैवी है, ये वाली साइड हैवी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन लगा देंगे। ये दोनों केसेस आपके बन गए कि राइट साइड हैवी है, फिर आपने ये देखना है कि राइट चाइल्ड की लेफ्ट, राइट चाइल्ड के राइट साइड हैवी है या उसकी लेफ्ट साइड हैवी है। अगर राइट चाइल्ड के राइट साइड हैवी है तो आप सिंपल एक रोटेशन लगाएंगे लेफ्ट, क्योंकि वो आउटसाइड केस बन रहा है आपका। और अगर राइट साइड की लेफ्ट साइड हैवी है तो आप पहले राइट रोटेशन लगाएंगे उस लेफ्ट साइड को करने के लिए और फिर लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। सिमिलरली अगर किसी भी नोड की वॉलेशन की वजह से लेफ्ट साइड हैवी है, तो आप ये वाले केस में आ गए। अब लेफ्ट साइड के आगे अगर राइट साइड हैवी है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट लेफ्ट रोटेशन लगा रहे हैं कि पहले लेफ्ट रोटेशन लगेगी इसके लिए, फिर राइट रोटेशन लगेगी इसके लिए। हाँ, अगर ये वाली इफ कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती, राइट साइड हैवी नहीं है, लेफ्ट की आगे लेफ्ट साइड ही हैवी है, लेफ्ट सब ट्री हैवी है, सो हम सिंपल राइट रोटेशन लगा देंगे। सो फ्रॉम द एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली आप इस तरह इन चारों केसेस को हैंडल कर सकते हैं विद फ्यू इफ एंड एल्स कंडीशंस। If you have any questions, you can ask. Otherwise, I will start with an example. कि जो हमने 4 रोटेशंस पढ़ी हैं, हम एक एवियर ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो 4 रोटेशंस को कहाँ 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 हम वो कर सकते हैं। ठीक है? यस सर, कंटिन्यू करें। So let's assume पहली नोड आई 3, हमने उसको इंसर्ट कर दिया, सिंगल नोड थी। उसके बाद 2 आया, सो 3 का ऑफ कोर्स राइट चाइल्ड बनेगा। फिर 1 आया, 3 का, सॉरी गलत हो गया, 2 आया तो ये बेसिकली 3 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 3। फिर 1 आया, सो ये क्या होगा, 2 का 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, तो लेफ्ट साइड। अब ये देखें कि यहां पर कोई वायलेशन हुई है 1 की इंसर्शन से, कोई ऐसी नोड है जिसका बैलेंस वेक्टर वायलेट हो रहा हो? यस सर, ये 2 के भी ये कंप्लीट नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है इसका 2 भी, का बैलेंस और 1 वेक्टर के क्या भी बनेगा? नहीं। 2 का बैलेंस वेक्टर क्या बनेगा? क्योंकि सर लेफ्ट चाइल्ड की 0 आएगा। 0, राइट चाइल्ड की क्या हाइट है, -1, तो क्या बैलेंस वेक्टर बना इसका, 1। वायलेशन हो रही है? नो सर। नहीं। 3 का बैलेंस वेक्टर क्या है, लेफ्ट साइड की हाइट क्या है, 2, नहीं 2 नहीं है, सॉरी, लेफ्ट साइड की हाइट इज 1 माइनस राइट साइड की हाइट इज -1, क्योंकि एम्प्टी है ना। सो क्या बना, 2। वॉयलेशन हो रही है, 3 पर वॉयलेशन हो रही है। अगर 3 पर वॉयलेशन हो रही है, मुझे बताएं कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट सर। नो, 3 के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब 3 में इंसर्शन हुई है, तो लेफ्ट साइड हैवी है ना, तो कौन सी रोटेशन लगेगी, राइट रोटेशन। राइट रोटेशन लगेगी। सो क्या बन जाएगा, 2 राइट चाइल्ड बन जाए, 2 रूट बन जाएगा, 2 का राइट चाइल्ड 3 बन जाएगा, और उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट ट्री होगा वो ये बन जाएगा। 2 का क्योंकि खुद कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो 3 को किसी को भी इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है। 2 का सिंपल राइट चाइल्ड 3 बन गया, और 2 का जो ऑलरेडी लेफ्ट चाइल्ड है 1, वो एज इट इज रहा। अब हम इंसर्ट करते हैं 4। सो 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है? कोई वॉलेशन हो रही है? नहीं हो रही। आप किसी भी नोट पर चेक कर लीजिएगा, नहीं हो रही। देन वी इंसर्ट 5, 5 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, तो 5 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इंसर्शन इज लाइक बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद हम बैलेंस वेक्टर वायलेशन को देखते हैं, कहाँ पर बैलेंस वेक्टर वायलेट हो रहा है, कौन सी नोड्स हैं जिनका बैलेंस वेक्टर वायलेट हो रहा है।
कोई मुझे बताएगा? रिदा आप बताएंगे? 3 कुछ भी आप बता दें। 3 पर हो रहा है, ठीक है। क्या क्या बैलेंस फैक्टर वायलेट हो रहा है? 3 का बैलेंस फैक्टर क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड की हाइट इज -1 एंड राइट साइड की हाइट इज 1, सो -2 हो गया। 3 का वायलेट हो रहा है। 2 का वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेफ्ट साइड की हाइट 2 की क्या है? 0, और राइट साइड की हाइट क्या है? 2, सो क्या बना? -2। सो दोनों का वायलेट हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, 3 का भी हो रहा है। कहां पर फिक्स करेंगे? 2 पर फिक्स करेंगे या 3 पर फिक्स करेंगे? 3 पर। 3 पर। उस जगह पर फिक्स करते हैं विच इज नियरेस्ट टू द इंसर्शन पॉइंट। ये इंसर्शन पॉइंट था। कौन सी रोटेशन लगेगी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि 3 के परस्पेक्टिव से यहाँ पर जो वायलेशन फिक्स करें, राइट चाइल्ड के राइट सबट्री में इंसर्शन हुई है, सो वी आर गोइंग टू हैव लेफ्ट रोटेशन। सो लेफ्ट रोटेशन कैसे हुई कि 2 तो एज इट इज आ गया, उसका 1 भी आ गया। हमने 3 पर रोटेशन करनी है तो 2 का चाइल्ड 4 बनेगा। लेफ्ट रोटेशन करनी है, 4 का लेफ्ट चाइल्ड इज नाउ 3, 4 का अपना जो चाइल्ड है 5 वो एज इट इज आ गया, क्योंकि 4 का अपना कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है 3 को। सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट ट्री। आप इसको चेक कर सकते हैं कि सारी वायलेशंस खत्म हो गई। ठीक है। नाउ अब क्या इंसर्ट करना है? 6 इंसर्ट करना है। ये मैंने सारी ड्राई रन्स यहाँ पर की हुई हैं। सो इंसर्ट जब आपने 6 करना है तो आपका जो रिजल्टेंट ट्री था ये वाला बन रहा था ना, 2 1 4, तो ये वाला ट्री, ये वाला। सो जब आपने ये वाला 6 इंसर्ट करना है तो 6 इज ग्रेटर देन 2, 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब मुझे बताएं कि कहीं वायलेशन हो रही है? कहीं वायलेशन हो रही है? 4 पे सर। 4 पर वायलेशन आपके ख्याल में हो रही है? लेट्स सी। लेफ्ट साइड की हाइट क्या है? 0। माइनस राइट साइड की हाइट क्या है? 1, सो कोई वायलेशन नहीं हो रही है। व्हाट अबाउट 2? 2 पे कोई वायलेशन हो रही है? yes sir लेफ्ट साइड की हाइट क्या है? 0। राइट साइड की हाइट क्या है? 0 1 2 2, सो ये क्या हुआ? -2, तो वायलेशन हो रही है। सो यहाँ पे वायलेशन हो रही है, इसको हमें फिक्स करना है। कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट। जी, क्योंकि 2 के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, सो हमें लेफ्ट रोटेशन लगानी है। सो लेफ्ट रोटेशन कैसे हुई कि 4 रूट बन गया, 4 का लेफ्ट चाइल्ड 2, 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एज इट इज आ गया, 4 का राइट चाइल्ड 5 एज इट इज आ गया, और 6 एज इट इज आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 4 का एक लेफ्ट चाइल्ड भी था 3, अब 4 का लेफ्ट चाइल्ड 2 बन गया, सो 2 4 का लेफ्ट चाइल्ड एज अ राइट चाइल्ड इनहेरिट कर लेगा। 3 जो है वो 2 के साथ। सो दिस इज योर रिजल्टेंट ट्री आफ्टर रोटेशन। ठीक है। अब हम इंसर्ट करते हैं 7 को। 7 कहां पर इंसर्ट होगा? 7 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 6, सो 7 यहां पे इंसर्ट होगा। 7 की वजह से कहीं पर वायलेशन हुई है? सर मेरे ख्याल से तो नहीं हुई। एनीवन 5 पर सर। 5 पर हो रही है। क्यों? 5 का बैलेंस फैक्टर क्या बन रहा है? नाउ -1 -1 से ये -2 बन गया। ठीक है। so इसका मतलब है कि 5 पर रोटेशन लगेगी। कौन सी रोटेशन लगेगी? left लेफ्ट लेफ्ट। सर। लेफ्ट, क्योंकि इसके राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में, सो लेफ्ट रोटेशन लगेगी। लेफ्ट रोटेशन से क्या होगा कि 6 4 से कनेक्ट हो जाएगा, 6 का लेफ्ट चाइल्ड 5 बन जाएगा, राइट चाइल्ड 7 ही रहेगा। ये आपका रिजल्टेंट ट्री बन जाएगा कि ये रोटेशन हुई तो 6 ऊपर चला गया 4 के साथ, 6 का लेफ्ट चाइल्ड 5 बन गया और राइट चाइल्ड एज इट इज रहा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट ट्री। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल किया उसमें सिंगल रोटेशंस ही आ रही थी। सो हमने एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। लेट्स एज्यूम कि हमारे इस एवीएल ट्री में कुछ और नोड्स भी हैं जो हमने इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने 16 को इंसर्ट करना है। 16 कहाँ पे इंसर्ट होगा? सो वी हैव टू इंसर्ट 16। सो 16 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 7। 7। कोई वायलेशन हो रही है 16 की इंसर्शन से?
7 पर होगी यार। 7 पर तो हो ही नहीं सकती। Where is the 6 की हाइट क्या violation? है? -1 है, राइट सब ट्री की हाइट है 0, सो ये तो नहीं हो रही। हम नेक्स्ट इंसर्ट करते हैं 15। 15 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 7, बस लेस देन 16। तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। अब वायलेशन हो रही है कहीं? 6 पे? यस सर 7 पे आ गया। 6 पर लेट्स सी। बैलेंस फैक्टर इसका क्या बनेगा कि राइट साइड की हाइट क्या, लेफ्ट साइड की हाइट क्या है 0, राइट साइड की हाइट क्या है 2। सो ऑफ कोर्स 6 पर वायलेशन हो रही है। 7 पर हो रही है कि नहीं हो रही? Yes, sir. -1 है लेफ्ट साइड और राइट साइड इज 1, सो -2। सो 7 पे भी हो रही है। फिक्स कहाँ पर करना चाहिए हमें? 7 पर सर। 7 पर। कौन सी रोटेशन लगेगी? राइट नो, कि Left. हमने ये इंसर्शन की ना, सॉरी मैं इधर ही। 7 के पर्सपेक्टिव से कौन सी साइड हैवी है? राइट साइड, लेफ्ट और साइड। 16 के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट साइड। तो हमें डबल रोटेशन लगानी पड़ेगी। पहले कौन सी रोटेशन लगाएंगे? राइट रोटेशन लगाएंगे। राइट उसके बाद और कौन सी फिर rotation लेफ्ट लगाएंगे? फिर हम लेफ्ट लगाएंगे। तो करते हैं। 4 एज इट इज आ गया, 2 भी एज इट इज आ गया, 1 भी। सो हम पहले राइट रोटेशन लगा रहे हैं। सो जब राइट रोटेशन लगेगी तो क्या होगा कि 15 ऊपर चला जाएगा और 15 का राइट चाइल्ड क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। यही राइट रोटेशन होगी ना। राइट रोटेशन यूं ही होती है कि 16 राइट चाइल्ड बन गया, 15 के अराउंड लग रही है और 15 7 से कनेक्ट हो गया। सो दिस इज राइट रोटेशन। अब इसके बाद हमें क्या लगानी है? लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन किस पर लगेगी? इसके अराउंड, 7 के अराउंड। सो अब क्या होगा कि 4 एज इट इज आ गया, 2 भी एज इट इज आ गया, 1 भी एज इट इज आ गया, 3 आ गया, 6 आया, 6 5 आ गया। जब राइट रोटेशन लगी है तो 15 इधर आ गया, लेफ्ट रोटेशन सॉरी। 15 का लेफ्ट चाइल्ड क्या बना? 7 बना और राइट चाइल्ड क्या बना? 16 बन गया। ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट ट्री है आफ्टर राइट एंड लेफ्ट रोटेशन, ये वाला ट्री है। सारी वायलेशंस फिक्स हो गई हैं। ठीक। नाउ लेट्स इंसर्ट 14। 14 is greater than 4, greater than 6, smaller than 15, but greater than 7. तो 14 यहां पर आ जाएगा। ठीक है। कहां पर वायलेशन होगी? 15 पर सर। 15 पर 6 वायलेशन पे? चेक कर लेते हैं। 15 पे मेरे ख्याल में नहीं होगी। लेफ्ट साइड की हाइट क्या है 1 और राइट साइड की हाइट क्या है 0, तो यहाँ पर तो नहीं हो रही। 6 के पे बैलेंस फैक्टर क्या है इसको चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड की हाइट इज 0 एंड राइट साइड की हाइट इज 2, सो यहाँ पे वायलेशन हो रही है। तो हमें 6 वाली वायलेशन को फिक्स करना है। किस वजह से वायलेशन हो रही है? राइट साइड, राइट सब के ट्री में सर। 6 के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। सॉरी 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 सॉरी, राइट चाइल्ड के कौन से सब ट्री में इंसर्शन हुई है? लेफ्ट सब लेफ्ट में सब ट्री में। तो कौन सी क्या रोटेशंस लगेंगी? आर एल राइट लेफ्ट पहले राइट लगेगी, उसके बाद लेफ्ट लगेगी। ठीक है। पहले यहाँ पर राइट लगी, फिर लेफ्ट लगी। ठीक है। तो एल आर रोटेशन भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि पहले राइट लग रही है और फिर लेफ्ट लग रही है। ठीक है। सो ये आपका रिजल्टेंट ट्री है। फाइनल ट्री आपका ये बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे रोटेशन लगी। कि पहले जो लेफ्ट रोटेशन लगेगी उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा कि यहाँ पर 7 नहीं होगा, 15
14 से कनेक्ट करेगा और 14 का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 7 बन जाएगा। ये हमने कौन सी रोटेशन लगाई है? ये हमने राइट रोटेशन लगाई। कि राइट रोटेशन लगाई तो क्या हुआ कि 14 राइट रोटेशन ही लगेगी, हाँ 14 15 का राइट चाइल्ड बन गया। और सर 7 नहीं बनेगा यहाँ पे? एक सेकंड क्या क्या 7 नहीं बनेगा? 7 रूट नहीं हो सॉरी जाएगी? गलत हो गया, वॉयलेशन 15 पर हो रही है ना, 7 पर तो नहीं हो रही है। वॉयलेशन तो एक्चुअली 6 पर हो रही है, लेकिन 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट चाइल्ड है ना, तो एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, ये यूं नहीं होगा। ये आपका जो ट्री है, क्योंकि आप यहाँ पर राइट रोटेशन लगा रहे हैं 15 के ऊपर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आएगा, ठीक है। 7 का जो राइट चाइल्ड है वो क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। 15 के बाद 16 एज इट इज रहेगा, और 7 का जो एक्चुअल राइट चाइल्ड था वो 15 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने राइट रोटेशन लगाई है 15 के ऊपर, क्योंकि वायलेशन 6 के ऊपर हो रही है ना, तो 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट साइड इज हैवी, सो राइट रोटेशन लगाई। तो राइट रोटेशन क्या हुआ कि 15 राइट चाइल्ड बन गया 7 का, और 15 का जो राइट चाइल्ड था 16 एज इट इज रहा, लेकिन 7 का जो राइट चाइल्ड था 15 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। तो पहली रोटेशन ये हो गई। अब हमें कौन सी रोटेशन लगानी है? लेफ्ट रोटेशन लगानी है, और 6 के अराउंड लगानी है। सो लेफ्ट रोटेशन कैसे 6 के अराउंड बनेगी कि 7 आपका चाइल्ड बन गया, ये यूं कनेक्ट हुआ था ना, इसको छोड़ देंगे आपका। तो 7 आपका मेन चाइल्ड बन गया 4 के साथ, 7 का लेफ्ट चाइल्ड 6 बना, और एज इट इज उसका राइट चाइल्ड आ गया, और 6 का एज इट इज आ गया। क्योंकि 7 का लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है तो कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 7 ऊपर चला गया 4 के साथ, और उसका लेफ्ट चाइल्ड 6 बन गया, और 6 के साथ 5 है वो एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट ट्री आफ्टर दीज टू रोटेशंस, डबल रोटेशन के बाद। नाउ इफ वी इंसर्ट 13, it's greater than 4, greater than 7, smaller than 15, smaller than 14. यहीं पर आएगी। कहीं वॉयलेशन हुई है? वॉयलेशन हुई है इसकी वजह से? सर 14 पे, 15 पे, सर 7 पे आएगी। 7 पे वॉयलेशन आपके ख्याल में क्या है? 1 माइनस 2 सर 4 पे आई गेस। 4 पर हो रही है। लेफ्ट साइड की हाइट क्या है? 1 माइनस 3 माइनस 2, तो सिर्फ 4 पर हो रही है, और यहीं पर इसको फिक्स करना है। कौन सी रोटेशन लगेगी? इसके राइट चाइल्ड के का कौन सा चाइल्ड है? राइट चाइल्ड, उसके कौन से सब ट्री में इंसर्शन हुई है? लेफ्ट। राइट। राइट में। कौन सी रोटेशन लगेगी? कौन सी रोटेशन लगेगी? सिंगल पहले रोटेशन राइट होगा लगेगी, फिर लेफ्ट होगा। लेफ्ट रोटेशन लगेगी, ठीक है। सिंगल रोटेशन ही लगेगी। क्यों? क्योंकि राइट चाइल्ड का राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है ना, तो सिंगल रोटेशन लगेगी लेफ्ट, ठीक है। सो वी हैव सिंगल रोटेशन। सिंगल रोटेशन कैसे लगती होती है? 7 रूट बन गया, 7 का लेफ्ट चाइल्ड 4 बन गया, और 7 का एक्चुअली जो लेफ्ट चाइल्ड था वो 4 का, ये वाला जो था वो 4 का राइट चाइल्ड बन गया। तो सिंगल रोटेशन आपकी लगी। क्यों लगी सिंगल रोटेशन? क्योंकि बन ये रहा था राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में। अगर राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में होता तो डबल रोटेशन लगती। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ वी हैव टू इंसर्ट 12. 12 is greater than 7, smaller than 15, smaller than 14, smaller than 13. इसी तरह है ना? greater than 7, smaller than 15, smaller than 14, smaller than, ठीक है। कहाँ पर वायलेशन हुई है? 15। 14 पर नहीं हुई?
जी 14 पर भी 1 माइनस -1, तो ये क्या बन जाएगा 2। सो यहाँ पर वायलेशन हुई है, 15 पे भी हो रही है, लेकिन आप अर्ली। सो कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री राइट रोटेशन लगेगी। ठीक है, सो हम राइट रोटेशन लगा देंगे तो 13 रूट बन गया, 13 का राइट चाइल्ड 14 बन गया एंड 12। सो ये वाली चीज़ बन गई कि 14 यहाँ पर आ जाएगा और 13 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स इंसर्ट 11 greater than 7, smaller than 15, smaller than 13, smaller than 12। यहाँ पर 11 आ गया। कहीं कोई वायलेशन हो रही है? 15 पर 15 पर 2 माइनस 0, 15 पर वायलेशन हो रही है। एक सेकेंड, 11 यहीं पर प्लेस होगा ना? ग्रेटर देन 7, लेस देन 15, लेस देन 13, लेस देन 12, तो यहीं पर आएगा। 15 पर वायलेशन हो रही है, किस वजह से हो रही है? राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। सो कौन सी रोटेशन लगेगी? राइट रोटेशन लगेगी। यूं ही होगा। यस सर सो राइट रोटेशन से क्या होगा? ये रूट क्या बन गई? सर ये राइट साइड ये लेफ्ट सब ट्री में हो रही है ना? जी, तो इसलिए राइट रोटेशन लगी ना, लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में हो रही है ना, राइट सब ट्री में तो नहीं हो रही, तो इसलिए राइट रोटेशन लगेगी। तो अब क्या होगा? ये 13 रूट बन जाएगा, 13 का राइट चाइल्ड 15 बन जाएगा, 13 के साथ उसी तरह 12 और 11 आ जाएंगे। 13 का जो अपना राइट चाइल्ड था 14, वो 15 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी नोट्स, ये वाला जो सब ट्री है ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस कंटिन्यूस, सो यू कैन ऐड देन 10 एंड 11 एंड देन यू कैन सी। मैंने काफ़ी आपको एक्सरसाइज करवा दी है। सो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ एवीएल ट्री, सो यू कैन आल्सो डू दैट एट होम। ठीक है, इसको स्क्रैच से इंसर्ट करें, देखें प्रॉपर इंसर्ट हुआ है, कौन सा केस बनता है, कौन सी रोटेशन है, वो रोटेशन लगाए। एनी क्वेश्चन सो फॉर? एनी क्वेश्चंस? सर ये जो बैलेंस देख रहे हैं ये नंबर ऑफ चाइल्ड्स को देख के कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड आप बताएं ना, बैलेंस तो मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, इस दफ़ा भी पढ़ाया। सो बैलेंस किसको देखकर कैलकुलेट करते हैं? सर नंबर ऑफ चाइल्ड्स को जो नीचे है उस रूट के। नहीं, कोई बताएगा बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ये लैग कर रहे हैं, ये हमें रिपीट करना पड़ेगा। क्या लैग कर रहे हैं जो हमें रिपीट करना पड़ेगा? सर ये वाला सर बैलेंस फैक्टर वाला वो सर हमें पढ़ना पड़ेगा अगेन। सुस्फिया आप बताएंगी? वो आप, अब मैं वो मुहावरा नहीं सुनाना चाहता, वो आपने उर्दू में पढ़ा ही होगा कि सारी रात कहानी सुनते रहे और सुबह। सो हम लोग तो ये पूरी जो हमने ड्राई रन किए हैं, इससे पहले बैलेंस फैक्टर का अगर आपको पता नहीं है तो ड्राई रन तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। नहीं सर आइडिया है पढ़ा इसका। कोई मुझे बताए इसमें जो भी प्रेजेंट है कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है। बैलेंस फैक्टर एक्चुअली हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री है। मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, इस दफ़ा भी, इफ़ यू रिमेंबर। फरजाद आप तो उस वक्त थे भी कि जो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, ये आज ही क्या इवन एनोटेट भी हुआ है। ये देख रहे हैं कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है लेफ्ट, और क्या उसकी वैलिड वैल्यूज हैं और क्या उसकी वैलिड वैल्यूज नहीं है। जी सर सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम रूट पर जब हम लीफ नोड तक जाते हैं वहां पे तो समझ आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जब हम कर रहे हैं कैलकुलेट तो वहां पे समझ नहीं आ रहा।
लाइक अगर ऊपर टॉप पे रूट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो तो रूट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तब क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? 4 पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बैलेंस फैक्टर 4 का क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? ये है। इसकी हाइट क्या है? 1। राइट सब ट्री कौन सा है? ये है। इसकी हाइट क्या है? -2। सो क्या बना? -1। वैलिड वैल्यू है क्योंकि बैलेंस फैक्टर की वैलिड वैल्यूज क्या होती हैं? -1, 0 एंड 1। इनमें से अगर आता है तो वैलिड वैल्यूज हैं। ठीक है। नाउ यस गोइंग सर। टू ट्री इम्प्लीमेंटेशन। एवीएल ट्री को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने पढ़ा है? सो एक्चुअली एक तो एवीएल ट्री की जो नोड होगी उसमें एक तो एलिमेंट है। एलिमेंट मीन्स के जो आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। एलिमेंट टाइप मैंने इसलिए लिखा है, कोई भी टाइप हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, वट। ठीक है। टेम्पलेट यूज करें तो यहाँ पर टाइप भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इंट कह सकते हैं, इसको स्ट्रिंग कह सकते हैं, वट यू लाइक। ये वो एलिमेंट है जो आपने इंसर्ट करनी है। फिर ऑफकोर्स उसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंटर क्यों नहीं लिखा? आमतौर पर तो लेफ्ट चाइल्ड तो ये होता है कि ये होना चाहिए था एवीएल नोट स्टैरिस्क लेफ्ट, इसी तरह नहीं होना चाहिए था? यस सर। उसकी रीजन ये है कि मैंने टाइप डिफाइन कर दी है, कि मैंने ये कहा है कि स्ट्रक्चर एवीएल नोट स्टैरिस्क जो है उसको मैंने डिफाइन कर दिया है एज एवीएल ट्री। सो जब मैं यहाँ पर एवीएल ट्री यूज करता हूँ तो इसका मतलब एक्चुअली यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको टाइप डिफाइन कर दिया। इफ यू रिमेंबर जो हमने अरेज का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने टाइप डिफाइन को देखा था कि कैसे। इफ यू रिमेंबर हमने 3 डायमेंशनल अरे को एक टाइप डिफाइन कर दी थी। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर एवीएल नोट स्टेरिस को हमने एक और चीज भी डिफाइन कर दिया, पोजीशन भी डिफाइन कर दिया। तो कहीं अगर हम पोजीशन भी यूज कर रहे होंगे सो क्या उसका क्या मतलब होगा? एवीएल नोट स्टेरिस, यानी कि इस स्ट्रक्चर का पॉइंटर। एनीवे ये वो डेटा है जो हमने स्टोर करना है, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये उसका राइट चाइल्ड है। और एक चीज और हमने डाली जिसको हमने कहा हाइट। आमतौर पर हम ये चीज नहीं डालते थे रूट में या नोड में, लेकिन इस दफा इसलिए डाली कि आपको पता है कि हमें हर नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, और बैलेंस फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा होता है? हाइट पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर बैलेंस फैक्टर के लिए ये किया। उसके बाद कुछ कुछ उसके फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मेक एम्प्टी है, जिसके अंदर आप कोई नोड का पॉइंटर पास करते हैं, क्योंकि एवीएल ट्री इज एवीएल नोड स्टैरिस्क। तो उसको एम्प्टी कर देना। आपने किसी वैल्यू को अगर फाइंड करना है ट्री के अंदर, आपने मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, आपने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। बाय द वे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होती है एवीएल ट्री में? कौन सी वैल्यू होगी जो मिनिमम होगी? सर लेफ्ट सब ट्री में जो होंगे। लेफ्ट मोस्ट वैल्यू। लेफ्ट सब ट्री के भी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू। सो सबसे मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल लेफ्ट मोस्ट है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है? राइट मोस्ट। राइट मोस्ट। ठीक है, सो वो मालूम करना। प्लस इंसर्ट एंड डिलीट। सो हम इंसर्ट में कोई वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है, हम इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन को खासतौर पर देखेंगे, और डिलीट को भी देखेंगे। इंप्लीमेंटेशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक्चुअली एल्गोरिथम डिलीट का बताऊंगा, और इंसर्ट की मैं आपको इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। ठीक है, बस एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि पोजीशन और एवीएल ट्री, ये जगह जगह मैंने एवीएल ट्री यूज किया। तो एवीएल ट्री इज नथिंग बट अ पॉइंटर ऑफ नोड AVL node statistics। ठीक है, and similarly position is nothing but a pointer of AVL node statistics। so सबसे पहले एक फंक्शन हम बनाते हैं हाइट। इसको हम पोजीशन पास करें। अगेन पोजीशन क्या है? नोड पॉइंटर है, यानी कि एक नोड का हम पॉइंटर पास करें। अगर तो वो नल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं P जो है वो नल पास कर रहा हूं, सो उसकी हाइट क्या होगी? -1 होगी। यही होगी ना? आपको पता है कि जो ट्री जो एम्प्टी ट्री होता है उसकी हाइट -1 होती है। और अगर P किसी वैलिड उसको पॉइंट करे, सो एक नोड को तो इसके अंदर हाइट पड़ी होती है, जो इसकी हाइट बताएगी, सो वो आप रिटर्न कर देंगे। अब हाइट किस पर डिपेंड कर रही है कि इस सब ट्री में कितने लेवल्स एंड सो ऑन। हम हाइट को बार बार अपडेट करते हैं, तो इस नोड की जो हाइट होगी इस केस के अंदर उसको क्या बताना चाहिए? उसका बताना चाहिए कि हाइट इज 1। इसकी हाइट 1 है। क्यों? क्योंकि 0 1। अगर यही इसके चिल्ड्रन ना होते तो इसकी हाइट क्या होती? 0। 0।
ठीक है। नाउ इंसर्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा। सो ये इंसर्ट का फंक्शन है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट्स स्टार्ट। आप इंसर्ट में क्या पास कर रहे हैं, आप पास कर रहे हैं जो एलिमेंट आपने इंसर्ट करनी है, आप रूट का पॉइंटर पास कर रहे हैं। अगेन एवीएल ट्री क्या है, नथिंग बट एवीएल नोड का पॉइंटर, ठीक है। और आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो नोड इंसर्ट हुई है अगेन उसका पॉइंटर, या आप ठीक। सो सबसे पहले अगर तो ट्री इज एम्प्टी, आपने जो रूट पास की, रूट इज नथिंग बट नल है। तो इस केस के अंदर अब जो आप नोड एक्स ऐड करेंगे वो पहली नोड होगी, यही होगा ना। तो हमने एक नई नोड क्रिएट की, हमने उसमें एलिमेंट जो हमने इंसर्ट करनी थी एक्स वो डाली, उसके लेफ्ट को भी नल कर दिया, उसके राइट को भी नल कर दिया, ठीक है, यही होगा ना, रूट नल है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू को एक्स डाल रहे हैं, उसके राइट चाइल्ड को भी नल कर दिया, उसके लेफ्ट चाइल्ड को भी हमने नल कर दिया, ठीक। यस सर। ओके। नाउ इसमें एक चीज है कि जब ये नोड मैंने बनाई तो इसकी हाइट तो मैंने स्पेसिफाई नहीं की, हाइट भी तो स्पेसिफाई करनी है। अब आप बताएं कि नोड के स्ट्रक्चर में एक चीज है जिसको हाइट हम कह रहे हैं। सो हाइट भी तो अपडेट करनी चाहिए, खाली उसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स ही को नल नहीं करना बल्कि उसकी हाइट को भी चेंज करना है। सो उसका असल में ये है कि ये आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये किसी भी इफ एंड एल्स के बाहर है। सो ये एक्चुअली हाइट को एडजस्ट करती है कि वो जो मैंने नई नोड बनाई है, ये इफ जब कंप्लीट हो जाएगी तो एल्स इफ में आप नहीं जाएंगे, इस एल्स इफ में भी नहीं जाएंगे, आप सीधा इधर जाएंगे। तो उसकी हाइट कैसे एडजस्ट होगी, मैक्स हाइट ऑफ लेफ्ट हाइट ऑफ राइट, इन दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम हाइट है +1। अब लेफ्ट हाइट जब लेफ्ट पे कॉल होगा तो टी डॉट लेफ्ट क्या है, नल है। तो यहां पर जब कॉल होगा तो p इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न क्या होगा, -1 होगा। तो ये -1 रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। और इसकी राइट साइड की, क्योंकि ये दोनों हमने नल किए हुए ना, ये भी नल है, तो इसकी हाइट भी -1 आएगी, मैक्सिमम -1 होगी, -1 + 1, सो हाइट क्या बन जाएगी, 0। तो इसकी एक्चुअली हाइट जो बन जाएगी 0, ये जो नोड है इसकी हाइट में 0 आ जाएगा, और उसके बाद आप इस नोड को रिटर्न कर देंगे। क्लियर हो गए ये पॉइंट कि हाइट एट द एंड किस तरह हम अपडेट करें। एनी क्वेश्चंस। तो ये हमने किया जिसके अंदर हमारी रूट एम्प्टी है, नल है, हमने एक नई नोड बनाई और रूट को उसको असाइन कर दिया जी। सर हम ये इसके जब टी हाइट में रिटर्न कर रहे हैं सर, ये कॉमा आ रहा है हमारे पास, तो क्या ये क्या चीज मतलब रिटर्न होगी यहाँ पे दोनों की। ये जी सर। यार ये मैक्स का फंक्शन है ना, जो इधर से हाइट आएगी और जो इधर से हाइट आएगी उसमें से जो मैक्सिमम हाइट होगी ये उसको सिलेक्ट कर देगा, सिंपल मैक्स। ओके सर, एज अ अभी आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से -1 आई है तो -1 सिलेक्ट हो जाएगी, और -1 + 1 जब होगी तो 0 बन जाएगी हाइट। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। सो ये इजी वाला केस था। नाउ एल्स इफ में क्या है, लेट्स अज्यूम कि x इज, या लेट्स अज्यूम ये हमारी रूट थी, और ये एक वैलिड ट्री है, ठीक है। अब रूट नल नहीं है तो ये वाली इफ की कंडीशन नहीं हुई, एल्स इफ। अब x को चेक करेंगे इसकी वैल्यू से, यहां पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, अगर तो x इज लेस देन, सो इसका मतलब है इंसर्शन किस साइड के ऊपर होगी, लेफ्ट साइड के ऊपर होगी, लेफ्ट साइड। यही मतलब है। सो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट का फंक्शन रिकर्सिवली दोबारा कॉल करेंगे, उसमें x पास करेंगे, और आप t किसको पॉइंट कर रहा होगा, t इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। जैसे हमने इंसर्शन की थी बाइनरी सर्च ट्री के केस के अंदर भी रिकर्सिव इंसर्शन की थी, कि हमने दोबारा इसी फंक्शन को, इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। जब वो फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो अब दोबारा x की वैल्यू इसके साथ होगी, अगर तो x की वैल्यू इज लेस देन, तो क्या होगा कि आप दोबारा इधर से आप इसको
रिकर्सिवली दोबारा कॉल कर लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Let's assume this is 20, this is 10 और x की वैल्यू जो हमने इंसर्ट करनी है दैट इज एक्चुअली 9। ये x है, ठीक है। क्या होगा? होगा ये कि फंक्शन कॉल हुआ, x 9 है, t नल नहीं है, आप इधर आ गए। x इज स्मॉलर देन 20, यस। आपने किया ये कि रिकर्सिवली दोबारा इंसर्ट को, सो अभी जब इंसर्ट कॉल हुआ है, सो x की वैल्यू इज 9 और t जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? 20 को पॉइंट कर रहा है। एल्स इफ में गए, एल्स इज स्मॉलर देन, तो आपने दोबारा इंसर्ट को कॉल कर लिया। सो अब जो कॉल हुआ इंसर्ट, x इज स्टिल 9 एंड t अब किसको पॉइंट कर रहा है? 20 को नहीं कर रहा है, हमने पास क्या किया? t डॉट लेफ्ट। सो t अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, दोबारा t नल नहीं है, x एल्स इफ x इज लेस देन t डॉट एलिमेंट, ठीक है। सो x इज स्टिल लेस देन 10, तो आपने दोबारा इंसर्शन कॉल की, x अभी भी 9 है। अब t किसको पॉइंट करना चाहिए? नल को। t इसको पॉइंट कर रहा है, इसको नहीं। सो हमने अब जब कॉल किया तो t इज एक्चुअली नथिंग बट नल। दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, ऐसे ही हुआ। अब जब फंक्शन कॉल हुआ, सो यहां पर x 9 है और t जो है वो नल है। सो अब ये वाली नहीं, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई कि t इज इक्वल टू नल है। सो हमने एक नई नोड क्रिएट की, उसमें हमने वैल्यू डाली 9, उसके लेफ्ट चाइल्ड को भी नल कर दिया, उसके राइट चाइल्ड को भी नल कर दिया, ठीक। और हमने क्या किया? उसकी हाइट भी एडजस्ट कर ली। हाइट जो है मैं बाहर लिख रहा हूँ 0 कर दी, वही उसी तरह के लेफ्ट चाइल्ड की हाइट -1 है, राइट की भी -1 है क्योंकि दोनों नल है। और यहां से रिटर्न हो गया। क्या चीज रिटर्न हुई? इसका पॉइंटर, मैं इसको p लिख देता हूं अभी, बस वैसे ये रिटर्न हुआ, ठीक। यस सर। t किसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त? एक्चुअली t नई नोड को पॉइंट कर रहा है जो रिटर्न हुई है, ठीक है। अभी इस ट्री ये 10 के आगे नल ही है, लेकिन हम यहां से जब रिटर्न कर रहे हैं, ये वाली जब रिकर्जन खत्म होगी तो t एक्चुअली किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। सो ये वाली रिकर्जन खत्म हो गई, आप यहां पर आ गए। यहां पर आपने किस में इस पॉइंटर को रिसीव किया जो रिटर्न हुआ है? t डॉट लेफ्ट। यहां पर t किसको पॉइंट कर रहा है? इस जगह पर t इसको पॉइंट कर रहा है। सो इसके लेफ्ट में किसका जो हमने रिटर्न किया था, तो नल की जगह क्या आ जाएगा इसके लेफ्ट में? 9। 9 का एड्रेस आ जाएगा, ठीक हो गया। ये रिकर्जन खत्म हो गई। अब यहां पर आए और अब t एक्चुअली किसको पॉइंट कर रहा है? t इसको, 9 को। 9 को नहीं, इधर t 10 को पॉइंट कर रहा है ना, उसके लेफ्ट में आपने रिसीव कर लिया, यस सर, ओके। वहां से अब वापस आ गए, सो t खत्म हो गया, ठीक है। सो अब रिकर्जन रिटर्न हो गई। अब क्या हुआ? आप नेक्स्ट लाइन पर गए, इस लाइन पर आ गए। अब आपने क्योंकि खत्म हो गई है, तो अब आपने ये चेक करना है कि हाइट ऑफ लेफ्ट साइड माइनस हाइट ऑफ राइट साइड
क्या वो 2 तो नहीं है, यानी वायलेशन तो नहीं हो रही है? अच्छा 2 क्यों लिखा है? -2 भी तो हो सकती है वायलेशन के लिए। -1, 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। उसकी रीजन ये है कि हमें पता है इंसर्शन लेफ्ट साइड पर हुई है, तो किसकी हाइट ज्यादा होगी? अगर लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट की। सो ये वैल्यू 2 आ सकती है, -2 नहीं आ सकती है लेफ्ट साइड पे इंसर्शन करने से, एज लॉन्ग एज आपका एल्गोरिथम सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए इसको इक्वल इक्वल टू -2 किया। सो लेफ्ट साइड की हाइट, अब हाइट ऑफ लेफ्ट साइड में क्या है इसका? वहां से हाइट आ जाएगी, क्योंकि उस नोड में हमने हाइट को अपडेट कर दिया होता है 0। सो यहां पर आया 0 माइनस राइट साइड उसका वैसे ही नल है, तो उसकी हाइट क्या आएगी? -1। सो ये हाइट क्या हुई? 2 नहीं हुई। सो आपकी बाकी इफ की स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप यहां पर आ गए, लेट्स अज्यूम यहां पर, ओके इसका और कोई ये वाला चार्ट नहीं है। अच्छा, अब यहां पर आ गए, ये इफ, अब हाइट आपने एडजस्ट करनी है इस नोड की, नोड 10 की। क्यों? क्योंकि एक नोड इंसर्ट हुई है, इसकी हाइट तो चेंज होगी। अब मैक्सिमम हाइट ऑफ लेफ्ट, टी डॉट लेफ्ट क्या है? नोड नंबर 9 है, क्योंकि टी 10 पर पॉइंट कर रहा है। इसकी हाइट क्या आ रही है? इसमें हाइट हमने स्टोर की हुई है 0। राइट साइड क्योंकि नल है, ये वाला जो फंक्शन होता है आपका, जो हाइट का हमने देखा था। सो जब नल होती है तो इसकी हाइट क्या आएगी? -1 आएगी। दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 0 है। सो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 0। 0 + 1 1। सो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस सर। सर ये हाइट भी एडजस्ट हो रिकर्सिवली गई, हर हाइट भी एडजस्ट हो गई। क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये हम रिकर्सिवली हर नोड पे ही चेक कर रहे हैं ना? हम रिकर्सिवली हर नोड पे, जिस नोड पे भी हमें वायलेशन लगेगी उसी नोड पे उसी वक्त फिक्स कर देंगे। लेट्स अज्यूम इसके ऊपर भी नोड्स हैं। ठीक है, सो अब यहां से रिकर्जन रिटर्न हो गई, अब वापस आए। सो अब जहां पर रिटर्न हुई, सो ये रिकर्जन रिटर्न हो गई है। अब आपका टी किसको पॉइंट कर रहा है? टी इस जगह पर 20 को पॉइंट कर रहा है। इवन ये इस नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। तो अब किस नोड के ऊपर है? इस पर है। अगेन आप इधर आए ना, रिकर्जन यहां पर रिटर्न होगी ना, यहीं से रिकर्जन हुई थी ये इंसर्ट वाली। ठीक है, टी डॉट लेफ्ट में ये वाली 10 का पॉइंटर आ गया, ऑलरेडी भी 10 का पॉइंटर था, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब आप देखते हो टी डॉट लेफ्ट हाइट क्या है? टी डॉट लेफ्ट की जो हाइट है, इसकी हाइट क्या आ रही है? क्या हाइट आएगी यहां से? इस नोट हमने अपडेट की थी 1 की थी ना। 1 सर। तो यहां पर आएगा 1 माइनस राइट साइड पर उसके भी नल है। सो जो नल होता है उसकी हाइट क्या होती है? -1। 0 -1 तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये वाली इफ की कंडीशन क्या हो गई? सक्सेसफुल हो गई। आप नेक्स्ट उसमें चले गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे वायलेशन हो रही है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है। तो अब हमें रोटेशन करनी है। अब हमें देखना है कि कौन सी रोटेशन लगेगी। क्या RR रोटेशन लगेगी, यानी कि राइट रोटेशन सिर्फ लगानी है, या डबल रोटेशन लगानी पड़ेगी? अब वो कैसे पता चलेगा? हमें ये तो पता है कि टी के परस्पेक्टिव से लेफ्ट साइड पे इंसर्शन हुई है, वहीं से इंसर्शन होकर आई है ना, रिटर्न हुई है रिकर्जन लेफ्ट साइड पे। हमें ये नहीं पता कि उसके चाइल्ड के किस साइड पे इंसर्शन हुई है, उसके राइट साइड पे हुई है, लेफ्ट साइड पर हुई है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? हम ये चेक कर लेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है, जो टी का लेफ्ट चाइल्ड है, जो जिसकी वैल्यू 10 है, क्या उससे कम है? अगर एक्स की वैल्यू उससे कम है, इसका मोस्ट लाइकली उसके लेफ्ट साइड पर इंसर्शन हुई है। अगर वैल्यू ज्यादा होती तो इसका मतलब था कि उसके राइट साइड पे इंसर्शन हुई थी। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? आपको टी ये 20 के परस्पेक्टिव से तो पता है कि आपकी रिकर्जन रिटर्न हुई है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड पर ही इंसर्शन है। आपको ये नहीं पता कि 20 के चाइल्ड के भी लेफ्ट साइड पर इंसर्शन हुई है या उसके राइट पर। सो आपने 20 के लेफ्ट चाइल्ड से उसकी वैल्यू को देख लिया। अगर वो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू से कम है तो मोस्ट लाइकली उसके लेफ्ट पर हुई है, अदरवाइज राइट पर होती। तो इस केस के अंदर 10 के भी लेफ्ट पर ही इंसर्शन हुई है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी रोटेशन लगेगी? राइट रोटेशन वाला केस आएगा। ये ट्रू हो जाएगा, आप इधर आ जाएंगे, राइट रोटेशन वाला केस आएगा, ये वाला राइट रोटेशन लगेगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू छोटी ना होती तो लेफ्ट रोटेशन लगती। क्लियर?
ये दो रोटेशन कैसे लगेगी, इसके दो अलग से फंक्शंस हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं, बट यहां तक आपको बात समझ आ गई? ठीक है। Similarly, यस सर। बिल्कुल वैसे ही है अगर आपने राइट साइड पे इंसर्शन करनी है, बिल्कुल डिटो कॉपी है। ठीक, सो हैव अ लुक एट इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम। सो ये और ये सेम है, इसमें हम लेफ्ट साइड पे इंसर्शन कर रहे हैं, उसी तरह हाइट एडजस्ट हो रही है, इसमें हम राइट साइड पे इंसर्शन कर रहे हैं। ठीक, नाउ ये फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट होंगे? सिंगल रोटेशन विद लेफ्ट यानी कि राइट रोटेशन, डबल रोटेशन, इन फंक्शंस का नाम जो भी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम राइट रोटेशन करें, इसमें हम पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे फिर राइट रोटेशन करेंगे, डबल रोटेशन होगी। सो राइट रोटेशन कैसे करेंगे? हम ऑफ कोर्स इसको पास क्या कर रहे हैं उस नोड पर जहां पर वायलेशन हुई है। सो फॉर एग्जांपल उस केस में हमने 20 का एड्रेस पास कर रहे थे जहां पर रोटेशन हुई थी, जहां पर वायलेशन हुई थी, ये वाला हमारा जो ट्री था। सो ये नल था एक्चुअली, पास कर रहे थे। कैसे होगी राइट रोटेशन? ठीक है, लेट्स अज्यूम, सॉरी ये मैं आपको लेफ्ट रोटेशन बता रहा हूँ। राइट रोटेशन, यहाँ पर राइट रोटेशन करनी थी लेकिन वो भी बिल्कुल इसी तरह होगी, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया वो लेफ्ट रोटेशन की दी। सो हम पास क्या करें, इस नोड का पॉइंटर पास करें जहां पर क्या हो रही है, वायलेशन हो रही है। ठीक है, सिर्फ हम इसको ये पास करें, अगर आप देखें कि वो पॉइंटर पास करें, लेफ्ट रोटेशन हम करना चाह रहे हैं। लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है कि K2 का रूट बन जाना चाहिए और K2 का लेफ्ट चाइल्ड K1 बनना चाहिए। कैसे हम करेंगे? पहले तो हम K2 को फाइंड करेंगे, तो K2 कैसे होगा, K2 इज इक्वल टू K1 डॉट राइट, कि K1 के राइट के ऊपर होगा, तो K2 हमने पॉइंट करवा दिया K1 के राइट के ऊपर, अब K2 इधर पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि K2 के राइट में जो पड़ा हुआ है वो K2 के लेफ्ट, क्योंकि K2 का राइट चाइल्ड है ना ये 30, इसको किसको इनहेरिट करना है, K1 का एज अ लेफ्ट चाइल्ड, इसको सॉरी K2 का लेफ्ट चाइल्ड है ना यार, इसको थोड़ा सा ना, एक सेकंड रुके, मैं आपको पहले जबानी बता दूंगा और उसके बाद। असल में हमने करना ये है कि K2 हमने फाइंड कर लिया, अब हमें सिर्फ लेफ्ट रोटेशन में होता क्या है कि K2 रूट बन जाएगा, K2 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो K1 बन जाएगा जो ये है, और K2 का जो अपना लेफ्ट चाइल्ड था वो K1 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ये हमने टोटल करना है। सो पहले अगर हम डायरेक्टली K2 का लेफ्ट चाइल्ड K1 बना दें, यहां पर 20 आ जाए, सो 30 जो है वो मिस हो जाएगा, 30 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते। सो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये कर रहे हैं कि K1 के राइट में 30 डाल रहे हैं, ये वाला जो चीज है ना, K1 के राइट में हम वो चीज डाल रहे हैं जो K2 के अभी लेफ्ट में पड़ा हुआ है, यानी कि हमने K1 के राइट में 30 को डाल दिया, उसका राइट चाइल्ड 30 बना दिया। उसके बाद K2 के लेफ्ट चाइल्ड को हम K1 कर रहे हैं, सो K2 के लेफ्ट चाइल्ड को हमने 20 को दे दिया, यानी कि ये चीज हमने एडजस्ट कर ली। सो दो लाइनों में हमने ये फॉर्म बना दिए। कुछ और करने की हमें जरूरत है, ऑफ कोर्स हमें कुछ और करने की भी जरूरत है कि हाइट्स को भी एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अब K2 की हाइट चेंज हो रही है और K1 की हाइट भी चेंज हो सकती है। K1 की हाइट क्यों चेंज होगी कि एक नया सब ट्री इसके पास आ रहा है। K2 की हाइट इसलिए चेंज होगी कि K2 का अब लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 30 की जगह K1 बन गया। सो कैसे हाइट को चेंज करेंगे, ये लाइन जो है वो K1 की हाइट को चेंज कर रही है और ये लाइन K2 की हाइट को चेंज कर रही है। K1 की हाइट कैसे चेंज होगी, और अगेन एक और चीज कि सबसे पहले आप ऑफ कोर्स K1 की हाइट को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट चेंज होगी तो उसका इंपैक्ट K2 की हाइट पर भी बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर K1 की हाइट 1 से इंक्रीज होती है, सो K2 की हाइट भी 1 से इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि K2 का अब चाइल्ड है K1। सो K2 की हाइट क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ दिस साइड और दिस साइड, यही है ना K2 की हाइट, लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट में से जो मैक्सिमम हाइट है वो K2 की हाइट होगी। तो K1 उसका, क्योंकि अब लेफ्ट सब ट्री बन गया, अगर इसकी हाइट चेंज होती है तो K2 की हाइट भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले K1 की हाइट को चेंज किया। कैसे किया? अगेन उसी तरह किया कि हमने देखा कि K1 का लेफ्ट कौन सा है, ये है, इसकी हाइट क्या है, हमें यहां से आ जाएगी,
और फिर हमने देखा K1 का राइट कौन सा है, ये है, इसकी हाइट क्या है, इनमें से जो भी मैक्सिमम हाइट है उसको हम +1 करेंगे, सो हमें K1 की हाइट मिल जाएगी। K2 की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? K2 की हाइट इस तरह करेंगे कि उसका जो राइट चाइल्ड है ये, इसकी हाइट प्लस जो अभी K1 की हाइट हमने नई नई कैलकुलेट की है, ये हाइट, इनमें से जो मैक्सिमम है +1, सो K2 की हाइट भी उस तरह एडजस्ट हो जाएगी। और अब क्योंकि नई रूट बन गई है, वी आर गोइंग टू रिटर्न दैट K2, और जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो यहां पर या जहां भी K2 रिटर्न होगा तो वो उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर हमने अगर मतलब रोटेशंस भी करके देख लिए हैं, देन स्टिल हमारे पास या रूट पे फिर भी कोई वायलेशन आ रही है, देन हमारे नहीं, पास क्या नहीं आएगी हो ना, सकता है? नहीं आएगी। अगर आपका एल्गोरिथम सही है, सो आपको सिर्फ पहली जगह जहां पर वायलेशन हो रही है वहां पर आपको ये रोटेशन करनी है। उसके बाद उसके ऊपर देखे ना होगा क्या, हम रिकर्सिवली ऐड कर रहे हैं ना नोड को, ठीक है। सो यहां पर नई नोड ऐड की, ये न्यू नोड है, यहां पर आया, हमने अगेन वायलेशन चेक की, यहां पर आया, अगेन वायलेशन चेक की और वायलेशन थी, हमने रोटेशन कर दी, यहां पर फिक्स हो गई है। लेट्स अज्यूम जब यहां से रिटर्न वापस होगी आप दोबारा वायलेशन चेक करेंगे, लेकिन क्योंकि एक जगह फिक्स हो चुकी है तो यहां पर कभी भी नहीं आएगी। फिर यहां पर चेक करेंगे तो आप चेक थ्रू टूवर्ड्स रूट कर रहे हैं, लेकिन फिक्स आपको एक ही जगह करनी पड़ेगी, उसके बाद ऊपर कहीं भी वायलेशन नहीं आएगी, बट यू आर चेकिंग अगेन एंड अगेन। जब भी रिकर्जन यहां पर रिटर्न होती है आप सबसे पहले वायलेशन ही को चेक करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर, मतलब हम एक दफा इंसर्शन के बाद भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद दोबारा से भी चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, बेशक रोटेशन हो जाए उसके बाद भी आप चेक कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी एक दफा वायलेशन जब फिक्स हो जाएगी उसके बाद नहीं कभी भी चेंज होगी, ओके सर। ठीक है। सो ये तो सिंगल रोटेशन था। सिमिलरली डबल रोटेशन, अच्छा ये राइट वाली रोटेशन है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट केस है। कि राइट रोटेशन में क्या होता है, जैसे ये लेफ्ट रोटेशन थी, उसी तरह अगर राइट रोटेशन करनी हो तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। डबल रोटेशन कैसे करेंगे? अच्छा ये वो वाली रोटेशन है जिसमें हम पहले राइट रोटेशन करेंगे फिर लेफ्ट रोटेशन करेंगे, दो रोटेशन है। सो वायलेशन जो है वो यहाँ पर हो रही है और हमने पहले राइट रोटेशन करनी है, उसके बाद हमने लेफ्ट रोटेशन करनी है, ठीक है। यस सर। अच्छा ये मैंने आपको ना एक और तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप वो रोटेशन कर सकते हैं। कि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट सी रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक नोड है जहां पर वायलेशन भी हो रही है, उसका एक ऑफ कोर्स लेफ्ट सब ट्री है, एक उसका राइट सब ट्री है, जिसके एंड के ऊपर जो साइड हैवी हुई हुई है, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट सब ट्री है, राइट साइड हैवी हुई हुई है। इसका ऑफ कोर्स एक राइट सब ट्री भी है डी K3 का, और एक इसका लेफ्ट सब ट्री है K2, और यहाँ पर इंसर्शन हुई है, आइदर बी में हुई है या सही कहीं भी हुई है। सो K1 के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट चाइल्ड और K3 के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट साइड ये है। इसीलिए हम पहले राइट रोटेशन करेंगे और फिर हम यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन करेंगे। जब हम राइट रोटेशन करेंगे तो अब क्या होगा कि जब हमने राइट रोटेशन की तो K1 एज इट इज उसका लेफ्ट चाइल्ड A बन गया, A रहा, K1 का चाइल्ड K2 बन गया, K2 का जो B था वो एज इट इज रहा लेफ्ट सब ट्री। इसका जो राइट सब ट्री है वो, क्योंकि हम राइट रोटेशन करें, K3 बन गया। इसका जो C था जो राइट था, क्योंकि अब राइट K3 बन गया तो C किसने इनहेरिट कर दिया? K3 ने, और K3 का अपना जो D है वो एज इट इज रहा। तो ये आपकी रोटेशन हुई जो हमने राइट रोटेशन की है पहले। सिंपल ये किया है कि K1 का चाइल्ड K2 बन गया, K2 का राइट चाइल्ड K3 बने, उसका जो राइट चाइल्ड C था वो K3 ने इनहेरिट कर लिया एज अ लेफ्ट चाइल्ड एंड सो ऑन। अब हम जब लेफ्ट रोटेशन करेंगे सो वो किस पर होती है? K1, तो क्या बनेगा? K2 राइट चाइल्ड बन गया, K2 का लेफ्ट चाइल्ड K1 बन गया, K1 के साथ A एज इट इज रहा, क्योंकि K2 का भी लेफ्ट चाइल्ड था वो K1 का राइट चाइल्ड बन गया B,
क्यों? क्योंकि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो उसकी जगह K1 आ गया, और K2 का जो राइट चाइल्ड है K3 वो एज इट इज आ गया, C और D। सो यू कैन सी ये बन जाता है जब आप LR रोटेशन करते हैं, यानी कि पहले राइट रोटेशन और फिर लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, ये ट्री बन जाता है और बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी तरह K1 K3 एंड K2 वाली नोड्स को आइडेंटिफाई कर लें, सो जो आपकी डबल रोटेशन होती है LR रोटेशन, जिसमें पहले राइट रोटेशन है फिर लेफ्ट, बहुत इजी है कि K2 इज गोइंग टू बी द रूट। K2 का एक जो चाइल्ड है, जो लेफ्ट चाइल्ड है, वो K1 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, और जो उसका राइट चाइल्ड है C, वो K3 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। दैट्स इट। एक्चुअली आप डायरेक्टली इससे ये वाली चीज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन अदर वे जब आपने डबल रोटेशन करनी है। अच्छा, अब इसका कोड क्या होगा? कोड तो इसका बहुत ही आसान है। कोड क्यों आसान है? हमें क्या चीज मिली डबल रोटेशन के अंदर? वो वाली नोड जिसमें वायलेशन हो रही थी उसका पॉइंटर मिल गया K1। ये एक सेकेंड में इसको K1 ये वाली नोड है। दो रोटेशंस लगानी है। एक रोटेशन K1 के एक लेफ्ट रोटेशन है, सॉरी एक राइट रोटेशन है, एक लेफ्ट रोटेशन है। राइट रोटेशन किस पर लगेगी? K3 पर लगेगी। सो क्या करूंगा मैं? K3 क्या है? K1 का राइट है, उसके ऊपर मैंने पहले राइट रोटेशन लगा दी। मैंने अगेन आपको कहा था कि इनको सिंगल रोटेशन विद लेफ्ट का मतलब होता है राइट रोटेशन। मैंने RR से आपको पता चलेगा राइट रोटेशन लगाई। किस पर लगेगी? K3 पर, जो क्या है K1 का राइट है, तो ये मैंने लगा दी। उसके बाद लेफ्ट रोटेशन किस पर लगेगी? K1 के ऊपर लगेगी। आपने लेफ्ट रोटेशन K1 पर लगा दी, तो दो लाइंस के अंदर आपकी रोटेशन होगी। ये रोटेशन का कोड किधर है? ये वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करवा दिया, ये रोटेशन से कोड है। राइट लेफ्ट रोटेशन का कोड है और ये राइट रोटेशन का। सो वही दो रोटेशंस आपने यहाँ पर उन कोड को कॉल कर लिया। एक K3 के ऊपर चलेगी, K1 डॉट राइट K3 है, और एक सिंपल K1 के ऊपर लगेगी K1। एक राइट रोटेशन है और एक लेफ्ट रोटेशन है। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। ठीक हो गया। सो इफ इट इज क्लियर नाउ, मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं कि K1 K3 एंड K2 जो नोड है उस तरीके से करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वायलेशन यहाँ पर हो रही है। सो ये K3 है और ये K2 है, और हमें पता है कि क्या होगा कि K2 जो है वो रूट बन जाएगी, और उसका एक चाइल्ड जो K1 इनहेरिट करेगा, एक सबट्रू K1 इनहेरिट करेगा और एक K3 करेगा। सो इस केस के अंदर भी K2 जो है ये फाइनल ट्री बन रहा है। एक सेकेंड, ओके। कि हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि K2 रूट बन गई और कनेक्ट होगी 40 के साथ। उसका एक जो चाइल्ड है ये वाला, ये कौन इनहेरिट करेगा? K1। इसका लेफ्ट चाइल्ड है, K1 का राइट चाइल्ड हो जाएगा, तो K1 के साथ ये वाला चाइल्ड आ गया। इस K1 का अपना चाइल्ड एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। इसका जो दूसरा चाइल्ड है जो कि नल है, वो कौन इनहेरिट करेगा? K3। सो K3 का अपना चाइल्ड एज इट इज रहा, और ये चाइल्ड नल जो है वो उसने इनहेरिट कर लिया। तो बेसिकली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ फिर आप पहले इधर कौन सी रोटेशन लगाएंगे? राइट रोटेशन लगाएंगे, और इधर फिर आप लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, दो रोटेशंस के तौर पर। ठीक है, नाउ RL रोटेशन, ये वो रोटेशन होती है कि जिसके अंदर क्या है कि वॉयलेशन इधर हुई K3 पर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में। तो पहले आप कौन सी रोटेशन लगाते हैं? लेफ्ट रोटेशन लगाते हैं, और फिर आप राइट रोटेशन लगाते हैं। इसीलिए आपको RL कहते हैं कि पहले लेफ्ट रोटेशन है और फिर राइट रोटेशन है। एक्चुअली जब आप इसको भी करते हैं, आप डबल रोटेशन लगाकर देख लीजिएगा, एक्चुअली रिजल्टेंट ट्री ये बनता है कि K2 अगेन रूट बन जाएगा। K2 के दो चाइल्ड हैं, जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो K1 एज अ राइट चाइल्ड के साथ चला जाएगा, K1 के साथ यहां से निकल कर, और जो उसका राइट चाइल्ड है ये K3 के साथ चला जाएगा। सो
आपकी रिजल्टेंट ट्री ये बनेगा। सो अगर आपने डबल रोटेशंस करनी है सो आप इस तरीके से उन रोटेशंस को कर सकते हैं। सो अगेन दो रोटेशंस हैं, K3 का जो लेफ्ट है उस पर कौन सी रोटेशन लग रही है, इसके ऊपर राइट लेफ्ट रोटेशन लग रही है, और K3 के ऊपर कौन सी रोटेशन लग रही है, राइट रोटेशन लग रही है। जैसे ये था, ये वाला कोड था, ये वाला। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फॉर? ठीक है, if you don't have any questions so I will stop here. ठीक, and this is for AVL tree. स्टॉप कर दूं मैं रिकॉर्डिंग अभी, मेरे ख्याल में स्टॉप। चलें, रफली मैं आपको फिर थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि ग्राफ में बेसिकली, बाकी तो आप उसी में देख लीजिएगा। ग्राफ में एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं व्हेन एवर वी डिफाइन अ ग्राफ। एक होता है सेट ऑफ वर्टिसेस जिसको वी कहते हैं, और एक होता है सेट ऑफ एजेस जिसको ई कहते हैं। ठीक है, वर्टिसेस ये बताते हैं कि ग्राफ में नोड्स कौन कौन सी हैं या वर्टिसेस कौन से हैं, और एजेस ये बताते हैं कि कौन से नोड्स या वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है। सो अगर कोई वर्टेक्स v1 v2 है किसी ग्राफ में, इसका मतलब है कि वर्टेक्स v1 एंड वर्टेक्स v2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, या इसको कह सकते हैं दे आर नेबर्स टू ईच अदर, और इसको ये कह सकते हैं कि देयर इज दीज टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में जो ऑर्डर होता है वर्टिसेस का, जो सेट ऑफ एजेस में होता है v1 v2, वो मैटर नहीं करता है। सो v1 v2 लिख दें या v2 v1 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो आपके एजेस हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एजेस आर बी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो इस केस में आप v1 v2 लिख दें, v2 v1 लिख दें, एक्चुअली एज की कोई डायरेक्शन या डजंट मैटर। जो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपने v1 v2 लिखा है तो इसका मतलब है एज की डायरेक्शन है फ्रॉम v1 टू v2, और अगर आपने v3 v5 लिखा तो इसका मतलब है कि एज की डायरेक्शन है फ्रॉम v3 टू v5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको दूसरी डायरेक्शन में भी एज डालना है उस केस के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी सेट के अंदर अलग से एक एज डालेंगे जो होगा v2 v1, बिकॉज दिस इज ऑर्डर्ड। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेसिकली डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ्स में, कि दोनों ग्राफ्स में सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं, सेट ऑफ एजेस होते हैं, लेकिन सेट ऑफ एजेस डायरेक्टेड ग्राफ में ऑर्डर्ड होते हैं, उनकी डायरेक्शन होती है। सो दिस वाज एन एग्जांपल जो हमने की थी। उसके बाद हमने बहुत सी एप्लीकेशंस उस वीडियो में डिस्कस की थी बहुत डिटेल में, कि ग्राफ की किस तरह की एप्लीकेशंस हैं। ड्राइविंग मैप्स, गूगल मैप्स की हमने डिस्कशन की थी, कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस किया था, हमने एयरलाइनर्स को डिस्कस किया था, फिर हमने सोशल मीडिया को डिस्कस किया था, ट्विटर की बात की थी और फेसबुक की बात की थी, एंड देन वी आल्सो डिस्कस गूगल की जो वेब सर्च के एल्गोरिथम्स हैं जिसके अंदर वेब डॉक्यूमेंट्स ग्राफ बनते हैं। और एक्चुअली ये वो ग्राफ है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके गूगल या सर्च इंजन ने एक्चुअली इंडेक्स की होती हैं, वो आपका नॉन वेब होता है, और रेस्ट ऑफ द वेब जो कि इंडेक्स नहीं हुआ होता है उसको हम डार्क वेब भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट। देन डिग्री ऑफ द नोड इज कि किसी भी नोड की डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस या नेबर्स। ए की डिग्री 3 है, बी की डिग्री 4 है, जी इज नॉट कनेक्टेड, कोई वर्टेक्स नहीं है जिसको कनेक्ट कर रहा है, तो जी की डिग्री 0 है, एंड सो ऑन। फिर हमने सब ग्राफ की बात की थी। सब ग्राफ इज नथिंग बट इट्स अ ग्राफ, फॉर एग्जांपल जी प्राइम, जिसके नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो सबसेट हैं दूसरे ग्राफ के वर्टिसेस से, और एजेस हैं दे आर आल्सो सबसेट ऑफ द एजेस ऑफ अदर ग्राफ। सबसेट में आप देखें कि मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है, इसका मतलब है सेम भी हो सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। अदरवाइज ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आप देखें कि ये वाला जो ग्राफ है इसमें वर्टिसेस उतने ही हैं लेकिन एजेस जो है वो कम है। सो ये ग्राफ जो है ये सबसेट है of this particular graph. इस दिन हमने पाथ की बात की थी। पाथ is actually a sequence of vertices, ordered sequence of vertices from one vertex to another. जिस vertex से आपने दूसरे vertex पर जाना होता है तो source vertex और जो destination vertex है उसके दरमियान जो vertices आते हैं, for example A to B, B to E, E to C, C to F. So this is actually a path. और पाथ की लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस जो इसमें आ रहे हैं। सो 1 2 3 4, इस पाथ की लेंथ है 4, क्योंकि 4 एजेस जो हैं वो इस ग्राफ के अंदर, इस पाथ के अंदर आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो पाथ होता है उसमें कोई वर्टेक्स रिपीट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ए से बी,
बी से ई से सी से बी दोबारा आए एंड बी से डी। सो आप ये देख लें, और इसमें कितनी लेंथ होगी 1 2 3 4 5, इस बात की लेंथ 5 है। ऑल द वर्टेक्स बी इज रिपीटेड। उसके बाद कुछ हमने ट्रिवियल पाथ क्या है कि अगर एक ही वर्टेक्स है तो उस पाथ की लेंथ ऑफ कोर्स 0 है। और फिर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस कनेक्टेडनेस की डिस्कस की थी कि बेसिकली टू वर्टिसेस कब कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, व्हेन देयर इज अ पाथ बिटवीन दीज टू। ठीक है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को पाथ, ग्राफ कब कनेक्ट होता है कि इफ फॉर एवरी वर्टेक्स देयर इज अ पाथ टू एवरी अदर वर्टेक्स। सो ये एक कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि हर वर्टेक्स से आप किसी और वर्टेक्स को रीच कर सकते हैं। वेयरएज ये जो है ये अनकनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि ये जो तीन वर्टिसेस हैं जो रेड एजेस के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, इन वर्टिसेस से फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स को रीच नहीं कर सकते। सो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक, लेकिन ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। फिर हमने वेटेड ग्राफ्स की बात की थी कि जिसके अंदर बेसिकली हर जो आपका एज है उसके साथ एक वेट होता है असाइन, और इस केस में जो लेंथ होती है पाथ की वो एक्चुअली नंबर ऑफ एजेस नहीं होते बल्कि सम ऑफ देयर वेट्स होता है। फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है फ्रॉम ए टू डी टू जी, सो इसकी लेंथ 2 नहीं होगी बल्कि इसकी लेंथ होगी 5.1 प्लस 3.7, सो 8.8 होगी इसकी लेंथ। ठीक है, similarly there might be multiple paths, for example a से c, c से f, f से g, so इसकी लेंथ जो है वो I think 7.7 है, 7.1 है। सिमिलरली एक और पाथ है, इसकी लेंथ इवन 5.37 है। सो ये वो एज है जिसकी, ये वो पाथ है जिसकी लेंथ बहुत कम है फ्रॉम a टू g। और ये वाला जो पाथ है ऑल्दो इसमें सिर्फ एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स आ रहा था लेकिन इसकी लेंथ सबसे ज्यादा थी 8.8। फिर हमने ट्रीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि व्हेन अ ग्राफ इज अ ट्री, और उसमें दो चीजें थी कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ग्राफ इज अ ट्री। नंबर 1 क्या थी कि कनेक्टेड, हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स रीच हो सके, एंड नंबर 2 क्या थी, यूनिक पाथ। इन अदर वर्ड्स के ग्राफ में कोई साइकिल्स नहीं होने चाहिए, ग्राफ शुड बी ए साइक्लिक। अब देखें इसमें ग्राफ इज ए साइक्लिक, सो हम इसमें ट्री कह सकते हैं क्योंकि फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स देयर इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ। इधर से इधर जाना है तो सिर्फ यही पाथ है एक, देयर इज नो अदर पाथ। साइकिल्स हो तो और पाथ भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल इधर से इधर से इधर से इधर। सो साइकिल्स ना होने का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ। एंड टिपिकली ऐसे ग्राफ के अंदर जो कि कनेक्टेड भी है और यूनिक पाथ भी हैं, जो एजेस होते हैं वो नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 होते हैं। यू कैन कैलकुलेट इन ईच केस number of vertices are more than number of edges। उसकी रीजन क्या होती है कि except for the first vertex, हर vertex के लिए एक edge है जिससे आप उसको रीच कर सकते हैं। एंड एक और चीज कि अगर हम इनमें से किसी एक एज, फॉर एग्जांपल इसको रिमूव करते हैं तो ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहेगा, और अगर हम किसी एक एज को ऐड भी करते हैं तो ग्राफ में साइकिल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्री। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने जो ट्रीज पढ़े हैं एवीएल ट्रीज या बीएससी ट्रीज वो हमेशा रूटेड ट्रीज होते हैं। सो एक ऑर्बिटरी ट्री लाइक दिस, इसको हम रूटेड ट्री कैसे बना सकते हैं। सो वी डिस्कस द एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल ये एक अनरूटेड ट्री है, इसको रूटेड ट्री में अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि किसी एक नोड को रूट डेजिग्नेट करेंगे एंड बेस्ड ऑन द नेबर्स हम एक रूटेड ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इस ट्री और इस ट्री में दे आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पर मैंने रूट को डेजिग्नेट कर लिया है, ए को डेजिग्नेट कर लिया रूट, और ए के जो चिल्ड्रन, जो ए के नेबर्स हैं वो उसके चिल्ड्रन बन गए हैं, और उसके जो चिल्ड्रन के नेबर्स हैं जैसे सी के दो नेबर्स हैं एफ और ए तो उसका पेरेंट है तो एफ उसका चाइल्ड बन गया एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसी बहुत सी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी उसके अंदर, और फिर हमने फॉरेस्ट की बात की थी। सो फॉरेस्ट इज अगेन अ ग्राफ जिसका कोई साइकिल्स नहीं है, साइकिल्स नहीं है उसके अंदर, सो दैट्स गुड। लेकिन फॉरेस्ट क्यों है, एक ट्री क्यों नहीं है, क्योंकि ट्री में भी साइकिल्स नहीं होते। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस आर नॉट एग्जैक्टली नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। सो ये नहीं है कि हर वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं है। ग्राफ में साइकिल्स नहीं है लेकिन ग्राफ कनेक्टेड भी नहीं है, सो दिस इज अनकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सो अनकनेक्टेड ग्राफ जिसमें साइकिल्स ना हो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अनकनेक्टेड है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ट्रीज हैं इसके अंदर। सो एक से ज्यादा ट्रीज हो तो उसको हम आम लैंग्वेज में भी फॉरेस्ट ही कहते हैं कि फॉरेस्ट इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज हों, तो इसलिए इसको फॉरेस्ट कहते हैं।
और नंबर ऑफ एजेस आमतौर पर कितने होते हैं? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एजेस आर ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्यों? क्योंकि अगर ये कनेक्टेड भी हो, एक ही ट्री हो, स्टिल नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। सो इससे भी कम एजेस हो सकते हैं। और हमें ये किस तरह पता चलेगा कि किसी भी ट्री के अंदर किसी भी फॉरेस्ट में कितने ट्रीज हैं? तो वो हमें इस तरह पता चलता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस। सो फॉर एग्जांपल अगर एक ही ट्री हो, सो नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस जब करेंगे तो एजेस आर देमसेल्फ इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। सो यहाँ पर मैं लेकर आऊँ नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस प्लस बन जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो एक ट्री है। और इससे जितनी कम होती जाएगी वैल्यू उतने ज्यादा ट्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 22 वर्टिसेस हैं और 18 एजेस हैं। सो हमारे कितने ट्रीज बने? 4 ट्रीज बने। सो एडिंग एन एज जिससे साइकिल ना क्रिएट हो, उससे दो ट्रीज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीज हो जाते हैं। रिमूविंग एन एज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ट्रीज एंड सो ऑन। तो ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उस लेक्चर के अंदर। देन डायरेक्टेड ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर डायरेक्टेड ग्राफ में एक्चुअली अब 2 डिग्रीज होती हैं, एक आउट डिग्री होती है, एक इन डिग्री होती है। आउट डिग्री क्या होती है कि किसी भी नोड की आउटगोइंग एजेस, इन डिग्री क्या होती है किसी भी नोड की इनकमिंग एजेस। सो V1 की आउट डिग्री 2 है, इन डिग्री 0 है, वेयर V2 की इन डिग्री 3 है, आउट डिग्री 0 है। फिर हमने कनेक्टेडनेस डिस्कस किया था। डायरेक्टेड ग्राफ्स में 2 हमने टर्म्स यूज की थी, एक स्ट्रांगली कनेक्टेड और एक वीकली कनेक्टेड। सो स्ट्रांगली कनेक्टेड का क्या मतलब है कि अगर हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स रीच हो सके कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ दोज वर्टिसेस। सो फॉर एग्जांपल V2 से अगर हम एजेस की डायरेक्शन को देखें, सो हम लोग किसी और वर्टेक्स को रीच नहीं कर सकते क्योंकि आउटगोइंग एज कोई नहीं है। सो ये ग्राफ कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकता। इस ग्राफ को मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ये कभी भी स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं एजेस की डायरेक्शन को देखूं तो दिस इज नॉट V2 से हम किसी और एज को रीच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वीकली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एजेस की डायरेक्शन को इग्नोर कर दें तो क्या कनेक्टेड है। हाँ, अगर एजेस की डायरेक्शन को इग्नोर कर दें तो V2 से हर एज रीचेबल है, V4 से हर एज रीचेबल है, V1 से हर एज रीचेबल एंड सो ऑन। ठीक है। सो बट क्योंकि हमने डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया एजेस की, सो इट्स अ वीकली कनेक्टेड। सो अगर एजेस की डायरेक्शन को रखें और स्टिल एवरी वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स, सो स्ट्रांगली कनेक्टेड। अगर हम एजेस की डायरेक्शन को ना कंसीडर करें तो देन इट्स अ वीकली कनेक्टेड ग्राफ। और फिर हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात की थी कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है, एंड उसके ऊपर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये होती है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इनटू वर्टिसेस की, कि ये वर्टिसेस हैं 0 1 2 3 4 5 इन और इट्स अ मैट्रिक्स। सो क्या होगी? V क्रॉस V की होगी, वेयर V इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। और इसके अंदर हर इसका जो इंडेक्स होता है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एज फ्रॉम 0 to 1, सो 0 से 1 के दरमियान एज है तो हम इसको ट्रू कर देंगे या 1 डाल देंगे। 0 से 2 के दरमियान कोई एज है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 से 3 के दरमियान एक एज है, सो अगेन ट्रू आ जाएगा। तो जो एजेस हैं उनको हम 1 या 0 डाल देते हैं। और आप देखेंगे डायगोनल इज एम्प्टी। उसकी रीजन क्या है कि डायगोनल में भी फॉल्स या 0 आएगा। उसकी रीजन ये है कि हम सेल्फ एजेस नहीं कंसीडर कर रहे कि किसी भी वर्टेक्स का अपने साथ कोई एज नहीं है। ठीक है। इस पूरे जो हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर हमने आमतौर पर सेल्फ एजेस को कंसीडर नहीं करते। फिर इसमें एक और चीज भी है कि ये देखें कि इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स दोबारा बनती है। क्यों? क्योंकि इसका जो अबव रेक्टेंगल या ट्राइंगल है, सॉरी, वो और उसका जो लोअर ट्राइंगल है, दे आर सेम। ठीक है। उसकी रीजन क्या है? अगर 0 से 1 के दरमियान एज है, सो आप 0 1 को ट्रू कर रहे हैं तो 1 से 0 के दरमियान भी है ना, क्योंकि एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसको भी ट्रू करना पड़ेगा। अगर 0 से 2 के दरमियान कोई एज नहीं है तो 2 से 0 के दरमियान कोई एज नहीं है तो इस दोनों को फॉल्स करना पड़ेगा। सो दैट्स एक्चुअली द रीजन के डायरेक्टेड ग्राफ्स आर सिमेट्रिक, कि 0 से 1 और 1 से 0 एज की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो दोनों चीजें एज्यूम की जा सकती हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके एजेस का वेट है तो आप ट्रू फॉल्स या 0 1 की जगह एक्चुअली वेट ऐड कर देंगे। और जो एम्प्टी होंगे वहां पर क्या होगा कि कोई ऐसा वेट होगा जो कि बहुत ही नेगेटिव वैल्यू है या बहुत हाई वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन के व्हाटएवर इज द मीनिंग ऑफ योर एज वेट्स। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है तो देखें ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि 1 से 0 एज है, हमने 0.8, लेकिन 0 से 1 एज नहीं है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आई हुई। सो इट्स
इट्स नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स नहीं बनती। सो फिर हमने डिस्कस किया था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि टिपिकली ग्राफ्स आर स्पार्स, हर एज से हर एज का सॉरी हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स के दरमियान एज नहीं होता। अब देखें ना, इसमें 81 लोकेशंस हैं क्योंकि इट्स 9x9 की मैट्रिक्स है, जबकि टोटल एजेस 11 हैं जो हमने स्टोर किए हुए हैं। तो बेसिकली वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। सो उसके लिए फिर हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन यूज एडजेसेंसी लिस्ट टू स्टोर द वैल्यूज। और फिर एडजेसेंसी लिस्ट को हम लोगों ने देखा था, एडजेसेंसी लिस्ट को, कि उसमें क्या होता है कि उसमें अरे ऑफ वर्टिसेस होती है लेकिन इट्स नॉट अ मैट्रिक्स। और हर वर्टेक्स के आगे एक लिंक लिस्ट होती है जो ये बताती है कि फॉर एग्जांपल v1 का किसके साथ एज है, v2 के साथ है एंड v4 के साथ है। वर्टेक्स 2 का किसी के साथ एज नहीं है तो यहाँ पर नल आ जाएगा। वर्टेक्स 3 का सिर्फ 5 के साथ एज है एंड सो ऑन। और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको हमने देखा था कि यू कैन हैव अ क्लास सिंगल नोड जिसके अंदर हाँ एक और चीज़ कि अगर हमारे एच का वेट है तो फिर लिंक लिस्ट में एक और चीज भी आ जाएगी जिसको हम वेट कहेंगे कि 1 का 0 के साथ एक एच है और उसका वेट क्या है 0.83। सो इसी तरह हम एक क्लास बनाई है जिसमें एडजेसेंट वर्टेक्स का इंडेक्स है, एच का वेट है और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड है। और अगर आप इसको क्रिएट करें 16 वर्टिसेस होंगे तो एक अरे ऑफ साइज 16 जिसमें हर एंट्री जो होगी वो एजेस बता रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स 0 का इंडेक्स 1 के साथ कोई एज है तो उसमें ये एंट्री आ जाएगी 1, और उसका अगर वेट है 1.1 तो 1.1 एंड सो ऑन। सो दिस वाज समथिंग जो हमने पढ़ा था, जो मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैंने थोड़ा सा रिकैप भी कर दिया तो यू कैन आस्क, अदरवाइज ये ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोगों के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके जी, जुबैर कोई क्वेश्चन? No, sir. So if you don't have any questions, so I am assuming कि आप ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो में आजकल मैं अनशेयर कर दूंगा क्योंकि मुझे AVL ट्रीज की वीडियोस को शेयर करना है। आई डोंट हैव दैट मच स्पेस। सो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देन सी यू ऑन ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट वीक अब हमारा आखिरी वीक है एंड वी नीड 2 लेक्चर्स मोर एंड दैट्स इट। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। जी अल्लाह हाफिज सर।